नमस्कार। आज अपन बात कर रहे हैं अपनी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी किसे कहते हैं और पुश्तैनी प्रॉपर्टी में किसका किसका हक होता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरे काफ़ी व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये डिमांड की है और उन्हीं की डिमांड के अनुरूप आज हम ये चर्चा करती हैं। पुश्तैनी प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो ये कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। पुश्तैनी प्रॉपर्टी वो है जो खानदानी, जिसे कह सकते हैं खानदानी कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी अगर चली आ रही है तो उसे पुश्तैनी प्रॉपर्टी, जैसे दादा से पिता को, पिता से अपने पास आ रही है, परदादा की है, परदादा से दादाजी को, दादाजी से अपने को, तो इस तरह से जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलने वाली संपत्ति प्रॉपर्टी है उसको पुश्तैनी प्रॉपर्टी कहते हैं। सीधा सा है, जैसे दादा की प्रॉपर्टी है तो पोते के लिए पुश्तैनी प्रॉपर्टी हुई, वैसे कि वैसे अगर अपने परदादा की है तो अपने पिताजी के लिए पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और अपने लिए भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये इस तरह से ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी ये कहलाती है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी में परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा बराबर बराबर उनकी पीढ़ी के अनुसार होता है। मान लीजिए एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी एक्स है और उसमें जो दादा से आई है अपने पास में, जैसे एक्स प्रॉपर्टी है और एक्स प्रॉपर्टी अपने एक्स दादा है, दादा से वाई पे आई है जो पिताजी है, और पिताजी के 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो उसमें जो हिस्सा बनेगा तीनों लड़कों का भी समान हिस्सा बनेगा और दोनों लड़कियों का भी समान हिस्सा बनेगा, और एक हिस्सा पिताजी का रहेगा स्वयं का, खुद का। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी में सबका हिस्सा बराबर बराबर होता है। पिताजी की डेथ हो जाती है तो उनकी जगह माताजी का रह जाएगा। तो ये इस तरह से एक हिस्से का बंटवारा होता है। जो जन्म लेने वाला, परिवार में जन्म लेने वाले हर सदस्य का हिस्सा उसमें उसकी पीढ़ी के अनुसार बनता है। मान लीजिए पिताजी के 4 लड़के हैं, 4 में से एक लड़के की डेथ हो गई है, तो वो डेथ हो गए उनके लड़के उनके हिस्से में आएंगे। जैसे मान लीजिए 4 लड़के हैं, 4 में से एक की डेथ हुई है और डेथ हुई उसके 3 लड़के हैं, तो सबका 1/4 1/4 हिस्सा बनेगा, और जिनकी डेथ हुई है उनका 1/12 हिस्सा बनेगा, कि 1/4 में 3 है तो 4 3 12 हो गए। तो इस तरह से आपका पुश्तैनी संपत्ति के अंदर हक हिस्सा बनता है। तो पुश्तैनी संपत्ति में ऑटोमेटिकली हक हिस्सा बनता है, चाहे उसके लिए कोई वसीयत है, रजिस्ट्री है, हक तर्क है, गिफ्ट है, किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है, उसमें ऑटोमेटिकली आपका हक हिस्सा होता है। अब प्रश्न आता है कि उस हिस्से को लेवे कैसे। कई बार क्या होता है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी किसी एक भाई के पास में रह जाती है और वो एक भाई अपना पूरा कब्जा लगाए, कुंडली मार के बैठ जाता है उस पर। तो उस संपत्ति को लेने के लिए आपको कोर्ट में दावा लगा सकते हो। आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उनसे लेने के लिए दावा लगा सकते हो, बंटवारे का दावा लगा सकते हो। बंटवारे के दावे में आपको ये साबित करना पड़ेगा आपका उसमें ये हिस्सा बनता है। वो लिंक दस्तावेज से आपको वैसे भी आ जाएगा कि ये लिंक दस्तावेज से आ गया कि पिताजी की प्रॉपर्टी दादाजी की प्रॉपर्टी थी, जो दादाजी से पिताजी के नाम पे आई है, और पिताजी के बाद में इसमें पिताजी की डेथ हो गई है या अभी पिताजी है फिर भी इसमें इतनों का हिस्सा बन रहा है, उसमें आपका सबका हिस्सा बनता है। उसको आप जरिए कोर्ट बंटवारे के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका बंटवारा आपको एसडीएम कोर्ट में लगेगा, और अगर रेजिडेंटल प्रॉपर्टी है, जो पट्टाशुद्ध प्रॉपर्टी है, जो राजस्व प्रॉपर्टी से अलग है, एग्रीकल्चर लैंड से अलग कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके बंटवारे का दावा सिविल कोर्ट में लगेगा। जैसे उसकी अधिकारिता होगी उसके अनुसार सिविल कोर्ट में यह दावा चलेगा। दोनों परिस्थिति में दावा लगाया जा सकता है, दोनों परिस्थिति में आप कब्जा ले सकते हैं और दोनों परिस्थिति में आप अपना हिस्सा कोर्ट के जरिए ले सकते हैं। इसमें आपस में राजीनामा करके बंटवारा किया जा सकता है। तो वो आपके परिवार के सदस्यों की उस समझदारी पर निर्भर करता है कि आपके परिवार के सदस्य आपको राजीनामे के आधार पर अगर आपका बंटवारा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, उस स्थिति में आपको कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, प्रोसीडिंग में दावा पेश होगा, नोटिस जारी होंगे, सामने वाले पार्टियों को नोटिस जाएंगे, उनके वकील आएंगे, उनके जवाब आएंगे, उसके बाद में बयान हो जाएगी फाइलें, और इस तरह से वो फाइलें धीरे धीरे करके वहाँ तक पूरी होगी, तब उसमें फैसला आएंगे।
तो ये पूरी प्रक्रिया है। लेकिन मोटी बात ये है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी में परिवार में जन्म लेने वाले प्रत्येक सदस्य का हिस्सा है। वो कोई देता है या नहीं देता, वो आप उसे कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। लेकिन अगर कोई स्व-अर्जित प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पिताजी ने खुद ने खरीद के ली है और वो प्रॉपर्टी अगर पिताजी उनके जीवित काल में उसको वसीयत कर सकते हैं, बेच कर सकते हैं या गिफ्ट करते हैं या उस तरह किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करते हैं, तो उस पर परिवार के किसी दूसरे सदस्यों का हक नहीं बनता है, वो नहीं रहेगा हक। लेकिन अगर आपके पिताजी अगर बिना वसीयत के कोई प्रॉपर्टी लेकर के बिना वसीयत के उनकी डेथ हो जाती है, तो उस पर वापिस वही लागू होगा और आपका सबका हिस्सा उस परिवार एज ए पुश्तैनी प्रॉपर्टी की बात ही उसमें आपका हिस्सा हक अधिकार बनेगा। जैसी आपकी पीढ़ी है उसकी पीढ़ी के अनुसार आपका हक हिस्सा बनेगा। तो ये आज की मोटी चीज थी। इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत भी कुछ नियम दे रखे हैं। उन नियमों के अनुसार भी उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार ये प्रॉपर्टी पे हक अधिकार है जो उसमें निर्धारित किए जाते हैं। उसमें भी पीढ़ी दे रखी है, जैसे पत्नी की डेथ हो जाती है और उसके नाम पे अगर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी उसके बारे में। पुत्र के नाम की प्रॉपर्टी, पुत्र की डेथ हो जाती है, अविवाहित पुत्र की डेथ हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी। अविवाहित पुत्री की डेथ हो जाती है, पुत्री के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा। ये सारा उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में दिया हुआ है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आज हम इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो फिर आप लोग देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम आज इतना ही पे कर रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा, कितना उपयोगी रहा, धन्यवाद, जय हिंद।